आज के इस गहन विश्लेषण में हम इतिहास के एक ऐसे अध्याय की गहराई से पड़ताल करने जा रहे हैं जिसने भारतीय उपमहाद्वीप की नियति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हाँ, हम बात कर रहे हैं 1857 की महान क्रांति की। हाँ, ये एक बहुत ही शानदार विषय है और आज हमारे पास जो स्रोत है ना वो कुछ बेहद सटीक और विस्तृत ऐतिहासिक नोट्स हैं। जी बिल्कुल, ठीक वैसे ही नोट्स जो आमतौर पर स्कॉलर्स या उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के बीच इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि बीपीएससी टीआरई 4 के लिए। सही कहा। और अक्सर ना इन नोट्स में पूरा का पूरा इतिहास कुछ बुलेट पॉइंट्स या क्विक रिवीजन वाले फैक्ट्स में समेट दिया जाता है। वही तो। लेकिन आज का हमारा लक्ष्य केवल उन तारीखों या तथ्यों को रटना बिल्कुल नहीं है। इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि ये अभूतपूर्व क्रांति आखिर क्यों हुई, इसके इतने गहरे परिणाम क्यों निकले और सबसे बड़ी बात, इन सूखे तथ्यों के पीछे की असल मानवीय कहानी क्या है। बिल्कुल, जब हम इतिहास को केवल परीक्षा के नजरिए से देखते हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ बिंदुओं को याद करने पर होता है। लेकिन जो स्रोत आज हमारे सामने हैं वो असल में इतिहास के एक बहुत बड़ा और जटिल ताने बाने को समझने की चाबी हैं। 1857 की घटनाएं रातों रात हुआ कोई विस्फोट नहीं थी। मतलब वे दशकों से सुलग रही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का परिणाम थी। अगर हम उन घटनाओं के पीछे के कारणों की परतें खोलें तो इतिहास रटने की चीज नहीं बल्कि एक बेहद दिलचस्प कहानी बन जाता है। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं और शुरुआत करते हैं उस चिंगारी से जिसने इस पूरे धमाके को जन्म दिया। जी, अगर हम घटनाओं की टाइमलाइन पर नजर डालें तो सबसे पहली महत्वपूर्ण तारीख जो उभर कर सामने आती है वो है 29 मार्च 1857। हाँ, बैरकपुर वाली घटना। बिल्कुल, ये वो दिन था जब बंगाल के बैरकपुर छावनी में एक बेहद नाटकीय घटना घटी। मंगल पांडे, जिन्हें इस क्रांति का पहला विद्रोही माना जाता है, उन्होंने अपने अंग्रेजी अधिकारियों पर हमला कर दिया था। और ये महज एक सैनिक का गुस्सा नहीं था, ये एक ऐसी बगावती शुरुआत थी जिसके तार बहुत गहरे जुड़े थे। सही बात है, लेकिन जो बात इतिहास को सच में पलट कर रख देती है वो इसके कुछ ही हफ्तों बाद हुई। 10 मई 1857 को मीरठ में सैनिकों द्वारा एक खुला और संगठित विद्रोह शुरू हो गया। ये वो बिंदु था जहां से ब्रिटिश साम्राज्य के लिए वापस लौटना असंभव हो गया था। मेरठ की घटना निश्चित रूप से एक बड़ा मोड़ थी, लेकिन यहाँ एक और पहलू है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। वो क्या? 10 मई को मेरठ में जो हुआ वो केवल एक हिंसक उपद्रव नहीं था। उससे ठीक एक दिन पहले 9 मई को कई भारतीय सैनिकों को उन विवादित कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना करने पर सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया था। उन्हें बेड़ियां पहना दी गई थी। ओ, मतलब अपने साथियों की इस दुर्दशा ने बाकी सैनिकों को झकझोर कर रख दिया होगा। सही पकड़ा आपने। 10 मई को उन्होंने ना केवल अपने साथियों को आजाद कराया बल्कि असली रणनीति तब शुरू हुई जब उन्होंने वहां रुकने के बजाय रातों रात दिल्ली की ओर कूच करने का फैसला लिया। बिल्कुल, लगभग 40 मील का वो रातों रात का सफर एक स्पष्ट राजनीतिक चेतना का संकेत था। वे जानते थे कि उन्हें एक ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जिसे पूरा भारत मान्यता दे सके। और दिल्ली पहुंचकर उन्होंने जो सबसे पहला काम किया वो एक मास्टर स्ट्रोक जैसा लगता है। हाँ, लाल किला वाला। जी, लाल किले में पहुंचकर उन्होंने तत्कालीन मुगल शासक बहादुर शाह जफर को जगाया और उन्हें भारत का सम्राट घोषित कर दिया। अब सोचने वाली बात यह है कि बहादुर शाह जफर उस समय 82 वर्ष के थे, काफी बूढ़े और शक्तिहीन हो चुके थे। उनके पास ना कोई बड़ी सेना थी और ना ही खजाना। लेकिन फिर भी मुगल सम्राट का ताज पूरे भारत में अभी भी एक राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रतीक था। सैनिकों का उन्हें अपना नेता मानना इस बात का साफ संकेत था कि यह केवल कुछ सैनिकों की वेतन या कारतूस को लेकर बगावत नहीं है, यह विदेशी सत्ता को उखाड़ फेंकने और देश की अपनी परंपरागत सत्ता को वापस स्थापित करने का एक सोचा समझा प्रयास था। और इसमें जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये है कि कैसे एक सैन्य विद्रोह इतनी जल्दी एक राजनीतिक क्रांति में तब्दील हो गया। इसी मानसिकता को बाद में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहे जाने की शुरुआत के रूप में विश्लेषित किया गया। लेकिन जैसा कि हम पहले चर्चा कर रहे थे, मेरठ या बैरकपुर की घटनाएं केवल एक ट्रिगर थी। ये ऐसा था जैसे असंतोष का बारूद दशकों से पूरे देश में बिछाया जा रहा था।
और 1857 में बस उसमें एक माचिस की तीली लग गई। बारूद की ये उपमा बिल्कुल सटीक बैठती है यहाँ। अगर हम स्रोतों को देखें तो इस असंतोष के 4 मुख्य कारण थे: राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक धार्मिक और सैन्य। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। चलिए इन कारणों की गहराई में चलते हैं। अगर हम राजनीतिक कारणों की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति, या जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। इसे थोड़ा आसान शब्दों में श्रोताओं के लिए समझना जरूरी है। जी, कल्पना कीजिए कि एक विदेशी व्यापारिक कंपनी आती है और भारत के प्राचीन राजवंशों से कहती है कि अगर किसी राजा का अपना सगा पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है तो वो किसी बच्चे को गोद लेकर उसे राजा नहीं बना सकता। वो राज्य सीधा अंग्रेजों का हो जाएगा। ये कितना हास्यास्पद और अपमानजनक था। इसी नीति के तहत अंग्रेजों ने झांसी, सतारा, नागपुर और अवध जैसे महत्वपूर्ण और समृद्ध राज्यों को हड़प लिया। और उस समय आम जनता अपने राजाओं को लगभग ईश्वर का दर्जा देती थी। उनके शासकों के साथ हुए इस अपमान ने लोगों के दिलों में गहरी कड़वाहट भर दी। और ये कड़वाहट केवल महलों तक सीमित नहीं थी। अगर हम आर्थिक कारणों को देखें तो आम आदमी की रीढ़ टूट चुकी थी। असल में ब्रिटिश भू राजस्व नीतियां इतनी कठोर थीं कि किसानों पर भारी कर लगाए जा रहे थे। खेती करना अब जीवन यापन का साधन नहीं रहा था, बल्कि अंग्रेजों का खजाना भरने की एक बेगार बन गया था। सही कहा। इसके साथ ही भारत का जो कुटीर उद्योग था, जो सदियों से दुनिया भर में अपने कपड़ों और कारीगरी के लिए मशहूर था, उसे इंग्लैंड की मशीनों में बने सस्ते माल ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। लाखों बुनकर और कारीगर भुखमरी की कगार पर पहुंच गए थे। एक पूरा का पूरा आर्थिक ढांचा जो गांव को आत्मनिर्भर बनाता था, उसे तहस नहस कर दिया गया था। आर्थिक तबाही तो थी ही, लेकिन इंसान अक्सर पैसे की कमी बर्दाश्त कर लेता है, अपनी पहचान और धर्म पर हमला नहीं। और यही सामाजिक धार्मिक कारण सबसे ज्यादा संवेदनशील साबित हुए। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि अंग्रेजों ने कुछ ऐसे कदम उठाए जिन्हें आज शायद समाज सुधार माना जाता है, जैसे कि 1829 में सती प्रथा की समाप्ति और 1856 का विधवा विवाह कानून। लेकिन उस समय के समाज के नजरिए से देखें तो रूढ़िवादी वर्ग को लगा कि ये उनके सदियों पुराने रीति रिवाजों और धर्म को नष्ट करने की एक सोची समझी साजिश है। बिल्कुल। इसके अलावा ईसाई मिशनरियों को जिस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा था, उससे ये डर आम हो गया था कि अंग्रेज पूरे भारत को ईसाई बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा। ये सांस्कृतिक असुरक्षा की भावना बहुत गहरी और वास्तविक थी। जब लोगों को लगता है कि उनकी आस्था खतरे में है तो प्रतिक्रिया बहुत तीव्र होती है, और इस पूरी स्थिति में सेना भी अछूती नहीं थी। हाँ, सैन्य कारणों ने इस बारूद के ढेर को आग के हवाले कर दिया। भारतीय सैनिकों की संख्या ब्रिटिश सेना में बहुत ज्यादा थी, लेकिन उनके साथ लगातार दुय्यम दर्जे का व्यवहार होता था। समान काम और समान बहादुरी दिखाने के बावजूद एक भारतीय सैनिक का वेतन अंग्रेज सैनिक से काफी कम होता था, और उसे सूबेदार से ऊपर के पद पर कभी पदोन्नत नहीं किया जाता था। एक गहरा असंतोष सेना में पहले से ही पनप रहा था। और इसी भेदभाव के बीच सामने आया वो सबसे तत्कालिक कारण, चर्बी वाले कारतूस की घटना। हाँ, उस समय सेना में एक नई एनफील्ड राइफल लाई गई थी। अफवाह ये फैल गई कि इस राइफल में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों को चिकना करने के लिए गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। और समस्या ये थी कि इन कारतूसों को बंदूक में डालने से पहले दांतों से काटना पड़ता था। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है और सूअर मुसलमानों के लिए वर्जित। तो जब सैनिकों को लगा कि उन्हें दांतों से इन जानवरों की चर्बी को छीलना पड़ेगा, तो इसे सीधे तौर पर उनके धर्म को भ्रष्ट करने के प्रयास के रूप में देखा गया। अगर हम इसे एक व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें तो ये अफवाह, चाहे वो तकनीकी रूप से कितनी भी सच या झूठ रही हो, उसने सैनिकों के इस विश्वास को एकदम पक्का कर दिया कि अंग्रेज जानबूझकर उनकी आस्था के साथ खेल रहे हैं। सेना अनुशासन ताक पर रख दिया गया और धार्मिक आस्था व अस्तित्व की रक्षा सबसे ऊपर आ गई। और इसी वजह से जब विद्रोह भड़का तो वो इतनी तेजी से और इतने भयंकर रूप में पूरे उत्तर और मध्य भारत में फैल गया। और ये फैलाव ही इस कहानी को एक महाकाव्य बनाता है। यह विद्रोह किसी एक छावनी या किसी एक शहर तक सीमित नहीं रहा। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब हम स्रोतों में विद्रोह के प्रमुख चेहरों और उनके केंद्रों की सूची देखते हैं तो ये अद्भुत लगता है। दिल्ली में हमने बहादुर शाह जफर की बात की,
लेकिन कानपुर में देखिए, वहां नाना साहेब थी। वे पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे और अंग्रेजों ने ये कहकर उनकी पेंशन रोक दी थी कि वे सगे बेटे नहीं हैं। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी, जो डलहौजी की उसी विलय नीति के खिलाफ अपनी आजादी और अपने दत्तक पुत्र के हक के लिए लड़ रही थीं। और ये भौगोलिक विस्तार बहुत विशाल था। मेरठ, दिल्ली, कानपुर, झांसी के अलावा लखनऊ यानी अवध एक बहुत बड़ा केंद्र था। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को जब निर्वासित कर दिया गया तो उनकी पत्नी बेगम हजरत महल ने बहुत ही शानदार तरीके से अपने नाबालिग बेटे को नवाब घोषित किया और अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। बरेली में खान बहादुर खान ने मोर्चा संभाला। और बिहार के उस अकल्पनीय नेता को कैसे भुलाया जा सकता है। बिहार के अरा और जगदीशपुर क्षेत्र में जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया। उम्र के 8वें दशक में यानी 80 साल की उम्र में उन्होंने जिस फुर्ती और गिरिल्ला युद्ध नीति का प्रदर्शन किया, वो सच में किसी को भी हैरान कर सकता है। उनके बारे में तो यहाँ तक कहा जाता है कि जब युद्ध के दौरान उनकी बाह में गोली लगी तो जहर फैलने से रोकने के लिए उन्होंने खुद अपनी तलवार से अपना हाथ काटकर गंगा मैया को अर्पित कर दिया था। सोचिए, ऐसा साहस। और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला जैसे नेता थे जिन्होंने अपनी रणनीतियों से अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था। ये सूची ये साबित करती है कि ये विद्रोह समाज के विभिन्न वर्गों मतलब बेदखल किए गए शासकों, जमींदारों, सैनिकों, किसानों और धार्मिक नेताओं सबका एक मिला-जुला विराट प्रयास था। ये विविधता निश्चित रूप से इस क्रांति की सबसे बड़ी ताकत थी। अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग जिनके अपने व्यक्तिगत हित अलग हो सकते थे, वे सब एक समान लक्ष्य यानी ब्रिटिश शासन की समाप्ति के लिए एक साथ आए थे। लेकिन ये एक बहुत ही जटिल स्थिति भी थी, क्योंकि इतनी बड़ी जन भागीदारी, इतने महान और वीर नेताओं के होने के बावजूद अंततः ये क्रांति अपनी मुख्य लक्ष्य में सफल नहीं हो सकी। और ये सवाल स्रोतों को पढ़ते हुए बार बार दिमाग में आता है कि इतनी बड़ी क्रांति, इतने वीर योद्धा, फिर भी हार क्यों? हमारे स्रोत इस असफलता के पीछे कई बहुत ही व्यवहारिक और रणनीतिक कारण स्पष्ट करते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे घातक कारण था एक स्पष्ट, एकीकृत नेतृत्व और केंद्रीय योजना का अभाव। बहादुर शाह जफर एक प्रतीकात्मक नेता तो थे, लेकिन कोई ऐसी सेंट्रल कमांड नहीं थी जो पूरे भारत में विद्रोहियों को एक साथ निर्देशित कर सके। सही कहा। झांसी अपनी लड़ाई लड़ रही थी, कानपुर अपनी और अवध अपनी। उनमें आपसी समन्वय बहुत कम था। इसके साथ ही अगर हम इसके फैलाव को मैप पर देखें तो ये पूरे भारत का विद्रोह नहीं बन पाया। ये मुख्य रूप से उत्तर और मध्य भारत के एक बड़े हिस्से तक ही सीमित रह गया। दक्षिण भारत के राज्य, पंजाब का एक बड़ा हिस्सा और बंगाल के कई क्षेत्र इस विद्रोह से काफी हद तक अछूते रहे या शांत रहे। जब लड़ाई एक निश्चित भूगोल तक सीमित हो जाती है तो एक बड़ी साम्राज्यवादी ताकत के लिए अपनी पूरी ऊर्जा उसे एक हिस्से पर केंद्रित करना आसान हो जाता है। और अगर हम हथियारों और तकनीक की बात करें तो वहां भी एक बड़ा अंतर था। हमारे विद्रोही सैनिक असीम साहस से भरे हुए थे, लेकिन वे अक्सर पुरानी तलवारों, भालों या पुराने हथियारों से लड़ रहे थे। दूसरी तरफ अंग्रेजों के पास न केवल आधुनिक और सटीक रिफलें थीं, बल्कि उनके पास सबसे बड़ा हथियार था टेलीग्राफ। हाँ, टेलीग्राफ। ये ऐसा था जैसे एक पक्ष कबूतरों से संदेश भेज रहा हो और दूसरे पक्ष के पास स्मार्टफोन हो। अंग्रेज अधिकारी टेलीग्राफ के जरिए पल भर में एक शहर से दूसरे शहर संदेश भेज देते थे कि विद्रोही कहाँ जा रहे हैं और उसी हिसाब से अपनी सेना तैनात कर देते थे। संचार का यह अंतर निर्णायक साबित हुआ। अंग्रेजों के पास एक पेशेवर, अनुशासित सेना और असीमित संसाधन थे जो समुद्र के रास्ते इंग्लैंड से लगातार आ रहे थे। लेकिन इन सब कमियों से भी ज्यादा जो कारण इतिहास में सबसे ज्यादा दर्दनाक माना जाता है वो ये है कि कुछ प्रमुख भारतीय रियासतों और शासकों ने विद्रोहियों का साथ देने के बजाय अंग्रेजों का वफादार बने रहना चुना। उन स्थानीय शासकों ने अंग्रेजों को न केवल सैन्य सहायता और रसद दी, बल्कि कई जगहों पर विद्रोहियों को कुचलने में भी सीधे तौर पर मदद की। अगर ये रियासतें विद्रोहियों के साथ खड़ी हो जाती तो शायद इस क्रांति का परिणाम कुछ और ही होता। तो इस सब का असल मतलब क्या है? क्रांति कुचल दी गई, दिल्ली पर अंग्रेजों का वापस कब्जा हो गया, लेकिन क्या 1858 में सब कुछ वैसा ही रहा जैसा 1856 में था? बिल्कुल नहीं। स्रोतों से ये साफ होता है कि ये क्रांति भले ही सैन्य रूप से विफल हो गई हो, लेकिन इसने ब्रिटिश शासन की जड़ों को ऐसा हिलाया कि पूरी व्यवस्था ही पलट गई।
सबसे बड़ा और युगांतरकारी बदलाव ये हुआ कि 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। सोचिए, एक व्यापारिक कंपनी जो लगभग 100 सालों से एक उपमहाद्वीप पर राज कर रही थी, उसे सत्ता से बेदखल कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ा ढांचागत बदलाव था। 1858 के भारत शासन अधिनियम यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत भारत की सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश ताज और महारानी के हाथ में चली गई। जो अधिकारी पहले गवर्नर जनरल कहलाता था, उसे वायसरॉय की उपाधि दी गई, जिसका मतलब था ब्रिटिश ताज का सीधा प्रतिनिधि। इसके अलावा अंग्रेजों ने अपनी पूरी सैन्य संरचना को बदल डाला। 1857 के झटके के बाद उन्हें भारतीय सैनिकों से डर लगने लगा था। इसलिए सेना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात काफी बढ़ा दिया गया और तोपखाने जैसे सबसे संवेदनशील और मारक विभाग पूरी तरह से ब्रिटिश सैनिकों के हाथों में आरक्षित कर दिए गए, ताकि भविष्य में कोई सैनिक फिर से तोप का मुंह अंग्रेजों की तरफ न मोड़ सके। ये तो हुए वो परिणाम जो जमीन पर लागू किए गए और व्यवस्था में दिखे। लेकिन इतिहास केवल इस बात का हिसाब नहीं है कि क्या हुआ, इतिहास इस बात का भी हिसाब है कि उसे देखा और समझा कैसे गया। सही कहा। इस क्रांति को देखने के कई अलग अलग ऐतिहासिक दृष्टिकोण हैं और श्रोताओं के लिए ये स्पष्ट करना जरूरी है कि हम यहाँ केवल उन दृष्टिकोणों को सामने रख रहे हैं जो हमारे स्रोतों और ऐतिहासिक दस्तावेजों में दर्ज हैं। हम किसी एक विचार का समर्थन नहीं कर रहे हैं। किसी भी ऐतिहासिक घटना का निष्पक्ष विश्लेषण तभी हो सकता है जब हम हर चश्मे से उसे देखें। उदाहरण के तौर पर विनायक दामोदर सावरकर यानी वीडी सावरकर का दृष्टिकोण बहुत प्रमुख है जी। उन्होंने 20वीं सदी की शुरुआत में इस क्रांति का गहन अध्ययन किया और इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम करार दिया। उनका तर्क ये था कि ये कोई छिटपुट सैनिक विद्रोह नहीं था, बल्कि विदेशी सत्ता की बेड़ियों को तोड़ने और अपनी मातृभूमि को आजाद कराने के लिए भारतीय आवाम का पहला बड़ा संगठित और राष्ट्रव्यापी प्रयास था। इसके ठीक विपरीत अगर हम उस दौर के ब्रिटिश इतिहासकारों और अधिकारियों के दस्तावेजों को पढ़ें तो उन्होंने इसे जानबूझकर बहुत छोटा दिखाने की कोशिश की। उन्होंने इसे केवल एक सैनिक विद्रोह या सिपॉय म्यूटनी का नाम दिया। उनके अनुसार ये केवल कुछ भटके हुए और असंतुष्ट सैनिकों का उपद्रव था जो चर्बी वाले कारतूसों को लेकर भड़क गए थे, और इसमें कोई भी राष्ट्रीय भावना या स्वतंत्रता की चाहत जैसी कोई बड़ी बात नहीं थी। वे इसे महज एक कानून व्यवस्था बिगड़ने की घटना के रूप में दर्ज करना चाहते थे। और इन दोनों चरम व्याख्याओं के बीच एक तीसरा दृष्टिकोण भी है जिसे मशहूर इतिहासकार आरसी मजूमदार ने सामने रखा। उनका विश्लेषण थोड़ा अलग था। उन्होंने अपनी रिसर्च के बाद कहा कि ये घटना ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम थी। उनका तर्क ये था कि 1857 के समय भारत में राष्ट्रवाद की वो आधुनिक भावना पनपी ही नहीं थी जिसे हम आज समझते हैं। उनके अनुसार अलग अलग नेता अपने अपने खोए हुए राज्यों, अपनी पेंशन या अपने स्थानीय अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, ना कि एक एकीकृत भारत के निर्माण के लिए। ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक ही घटना जिसमें एक ही समय पर गोलियां चलीं, खून बहा, उसे अलग अलग इतिहासकार पूरी तरह से अलग नजरिए से देखते हैं। चलिए इस गहन विश्लेषण को समेटते हुए कुछ मुख्य बातों पर एक नजर डालते हैं। शुरुआत हुई 10 मई 1857 को मीरठ से। पहले विद्रोही थे मंगल पांडे, दिल्ली में नेता थे बहादुर शाह जफर, बिहार में नेतृत्व किया कुंवर सिंह ने, और इस क्रांति का अंत हुआ 1858 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हुआ। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि हम इतिहास के पन्नों के बीच छिपे उन रहस्यों को कैसे डिकोड करते हैं जो किताबों में बहुत कम नजर आते हैं। हमने हथियारों, रणनीतियों और नेताओं की बात की, लेकिन 1857 के विद्रोह के काम करने का एक ऐसा तरीका भी था जो आज भी इतिहासकारों को हैरान करता है। और यहीं पर हम एक ऐसा विचार छोड़ना चाहते हैं जो शायद इतिहास को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दे। इस पूरी क्रांति के दौरान एक बहुत ही रहस्यमयी गतिविधि चल रही थी, चपाती और कमल के फूल का आंदोलन। विद्रोह शुरू होने से ठीक पहले पूरे उत्तर भारत के गांवों में रातों रात चपातियां और कमल के फूल एक गांव से दूसरे गांव, एक चौकीदार से दूसरे चौकीदार तक पहुंचाए जा रहे थे। ब्रिटिश अधिकारी हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इसका मतलब क्या है। क्या ये कोई गुप्त संदेश था? क्या ये विद्रोह के लिए तैयार रहने का कोई इशारा था?
आज के दौर में जब हम एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग का इस्तेमाल करते हैं तो जरा सोचिए कि 1857 में भारत के गांव ने बिना किसी टेक्नोलॉजी के दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर की आंखों में धूल झोंकते हुए संचार का अपना खुद का एक एन्क्रिप्टेड नेटवर्क बना लिया था। ये सच में सोचने वाली बात है कि इतिहास में ऐसी कितनी और खामोश रणनीतियां दबी हैं जिन्हें हम आज तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। इस गहन विश्लेषण में इस विषय की गहराई तक जाने के लिए सभी का धन्यवाद। उम्मीद है कि 1857 के इस अध्याय ने इतिहास की कई नई परातें खोली होंगी। हम आगे भी ऐसे ही और दिलचस्प स्रोतों की पड़ताल करते रहेंगे। तब तक अपने आसपास के इतिहास पर सवाल उठाते रहिए और नई चीजें खोजते रहिए।